हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ेंगे, एक ड्रामा पढ़ेंगे जिसका नाम है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इस वीडियो में हम सबसे पहले अबाउट द प्ले राइट ऑफ दिस प्ले, मतलब कि विलियम शेक्सपियर जिन्होंने इस प्ले को लिखा है उसके बारे में कुछ जानेंगे। उसके बाद प्ले का एक इंट्रोडक्शन समझेंगे। उसके बाद हम जो कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, बस शॉर्ट में। अगर आपको कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में जानना होगा तो उस पर भी मैं वीडियो बनाई हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसका समरी पढ़ेंगे या यूँ कहें तो शॉर्ट में एनालिसिस जानेंगे। एंड लास्ट में हम थीम्स डिस्कस करेंगे। थीम्स भी इस वीडियो में हम काफ़ी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो जिसमें कि थीम्स डिटेल्ड में डिस्कस्ड होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन पे अवेलेबल होगा। नाउ अगर आप इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं और MEG 03 का आपका एग्जाम है और आप उसका नोट्स कहीं पे ढूंढ रहे हैं तो काइंडली मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कीजिए और नोट्स को कैसे परचेज करना है इन सब के डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अबाउट विलियम शेक्सपियर। William Shakespeare was born on 23 April 1564 and died in the year 1616. वो एक इंग्लिश प्ले राइट, पोएट और एक्टर थे। मीन्स वो प्लेज भी लिखते थे, पोएम्स भी लिखते थे और थिएटर में प्लेज में एक्ट भी करते थे। इंग्लिश लैंग्वेज में ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर बाय मेनी पीपल और अक्सर उनको इंग्लैंड का नेशनल पोएट या फिर बार्ड ऑफ एवन भी बोला जाता है। इनके लाइफ को देखकर तो आप समझ ही रहे हो कि बेसिकली इनके ज़्यादातर वर्क्स 16th सेंचुरी के लास्ट में और 17th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में लिखे गए थे। तो इतने सालों पहले लिखे गए वर्क में से जाहिर सी बात है कि सारे सरवाइव किए ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इनके वो वर्क्स जो सरवाइव कर रहे हैं दे इंक्लूड कुछ 39 प्लेज हैं, 154 सनेट्स हैं, 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं। अबाउट द प्ले, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक कॉमेडी है। कॉमेडी कहते हैं जिसमें कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं प्ले में वो सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं एंड में। देयर इज अ हैप्पी एंडिंग शॉर्ट में अगर कहा जाए तो। और इस प्ले को या तो 1595 या 96 में लिखा गया था। इस प्ले की सेटिंग है एथेंस की। एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। ग्रीस यूरोप में एक देश का नाम है और इसमें बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं थीशियस और हाइपोलिटा के मैरिज के अराउंड। मतलब मेन प्लॉट है थीशियस और हाइपोलिटा का मैरिज, लेकिन उसी के अराउंड और भी बहुत सारे सब प्लॉट्स और भी बहुत सारी कहानियां हैं। एक सब प्लॉट है जिसमें कि 4 एथेनियन लवर्स हैं। एथेनियन मतलब जो एथेंस के हैं। और एक दूसरा सब प्लॉट है जिसमें कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 एमेच्योर एक्टर्स। एमेच्योर उन्हें कहते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, जिनमें कोई स्किल नहीं होता। तो ये जो 6 एक्टर्स है बेसिकली थीशियस और हाइपोलिटा के मैरिज सेरेमनी में अपना एक परफॉर्मेंस देने आए हैं, लेकिन उनमें बिल्कुल भी स्किल्स नहीं है, वो अच्छे एक्टर्स नहीं हैं। और ये चारों लवर्स और ये 6 एक्टर्स ये सब जंगल जाते हैं। लवर्स अपने घर वालों से भाग करके, ये एक्टर्स जंगल जाते हैं रिहर्सल करने के लिए। और उस जंगल में देयर इज अ ग्रुप ऑफ फेयरीज, परियों की दुनिया है, वहाँ पे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हैं। शेक्सपियर के इतने सारे प्लेज में से ये वाला प्ले सबसे ज़्यादा बार परफॉर्म हुआ है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ज़्यादातर सीन्स रात के हैं और वुडलैंड के हैं, जंगल के हैं। तो पूरा मून लिट एरिया जैसा एक सेटिंग क्रिएट किया जाता है। सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से समझने के लिए हम उसे 3 ग्रुप में बांटते हैं। पहला अथेनियंस, दूसरा मैकेनिकल्स और तीसरा फेयरीज। अथेनियंस में वो लोग आते हैं जो बेसिकली एथेंस के हैं। पहला है थीशियस जो एथेंस का ड्यूक है, कहा जाए तो राजा है। हिपोलिटा जिसकी शादी थीशियस से हो रही है और वो अमेज़न्स की क्वीन है। तीसरा कैरेक्टर है हर्मिया का जो लिजेंडर से बहुत प्यार करती है और लाइजेंडर भी हर्मिया से प्यार करता है। लेकिन ईगियस यानी कि हर्मिया का फादर वो चाहता है कि हर्मिया की शादी डिमेट्रियस से हो जाए। और एक कैरेक्टर है हेलेना का जो हर्मिया की दोस्त होती है और डिमेट्रियस से प्यार करती है। लेकिन शुरू में डिमेट्रियस भी हर्मिया से ही शादी करना चाहता है। हेलेना जो उससे प्यार करती है उससे शादी नहीं करना चाहता है। और इन 7 कैरेक्टर्स के अलावा एक 8वां अथेनियन भी है एंड दैट इज फिलोस्ट्रेट। फिलोस्ट्रेट इज द थीसियस मास्टर ऑफ रिवेल। रिवेल क्या है? रिवेल उस इंसान को कहा जाता है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है
कि राजघराने में जो भी फेस्टिविटीज़ हो, जो भी फेस्टिवल्स हों, उन सब का वो ख्याल रखे, वो सारे फंक्शंस ठीक से हों, इसके अरेंजमेंट करें। दूसरा ग्रुप था मैकेनिकल्स का। ना मैकेनिकल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उन इमेच्योर एक्टर्स को जो थीशियस और हिप्पोलिटा के शादी में अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं। अच्छा, वो जो ड्रामा करने वाले, जो प्ले करने वाले हैं, बेसिकली वो पिरामस और थिस्बे की लव स्टोरी स्टेज पे शो करने वाले हैं। ग्रीक लीजेंड्स में पिरामस और थिस्बे एक कपल थे जो कि प्यार करते थे एक दूसरे से, पर उनकी फैमिली अग्री नहीं करती थी उनके प्यार से और इसलिए उन्हें भाग जाना पड़ा। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते जिसकी वजह से दोनों की डेथ हो जाती है। सो देयर इज अ प्ले विद इन द प्ले। मिडसमर नाइट्स ड्रीम वो प्ले जो हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके अंदर ये मैकेनिकल्स एक दूसरा प्ले करते हैं जिसका नाम था पिरामस एंड थिस्बे। ना उन 6 मैकेनिकल्स के ये नाम हैं। जो पहला पीटर क्विंस, वो एक कारपेंटर है और उस प्ले का डायरेक्टर भी है और वही प्रोलॉग यानी इंट्रोडक्शन बोलता है। सेकंड इज निक बॉटम जो बेसिकली एक वीवर है, वीवर कहते हैं जो कपड़े वगैरह बुनता है और वो पिरामस का रोल प्ले करता है। थर्ड इज फ्रांसिस फ्लू, वो एक बेलोज मेंडर है। बेलो कहते हैं एक ऐसा बैग जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हवा भरने से वो फैल जाता है और हवा निकलने से वो सिकुड़ जाता है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है या फिर ब्लैक स्मिथ्स भी यूज करते हैं। बेलोज बनाता है या बेलोज को रिपेयर करता है, दैट इज कॉल्ड अ बेलो मेंडर। वो थिस्बे का रोल प्ले करता है। स्नग जो एक ज्वाइनर है वो लायन का रोल प्ले करता है, यानी पिरामस और थिस्बे प्ले के अंडर में एक लायन का भी कैरेक्टर है। ज्वाइनर उसको बोलते हैं जो बिल्डिंग्स के अंदर वुड के सामान बनाता है। टॉम स्नाउट वो एक टिंकर है। टिंकर इज सिंपली अ पर्सन जो चीज़ों को रिपेयर करता है और वो दीवार बनता है उस प्ले में। रोवन स्टैरवलिंग वो एक टेलर है, बेसिकली एक दर्जी है जो कि मून शाइन का रोल प्ले करता है। थर्ड ग्रुप इज द फेयरीज। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में पहला आता है ओबेरॉन जो किंग है उन फेयरीज का। सेकंड इज टिटानिया जो क्वीन है उनकी। थर्ड इज पक, वो ओबेरॉन का नैविश स्प्राइट है। स्प्राइट मतलब वही हुआ एक आत्मा कह सकते हो, सुपरनैचुरल एलिमेंट कह सकते हो। यहाँ पे वो एक फेयरी है और नैविश वर्ड का मतलब होता है जो हर तरफ कुछ गड़बड़ घोटाला करता रहे। बेसिकली ये सब कौन है? ये ओबेरॉन के सर्वेंट्स हैं। और कुछ टिटानिया के भी सर्वेंट्स का नाम है पीस ब्लॉसम, कॉब वेब, मॉथ, मस्टर्ड सीड। लास्ट कैरेक्टर है इंडियन चेंजलिंग का। वो बेसिकली टिटानिया का चाइल्ड की तरह पल रहा होता है पर एक्चुअली में वो उसका बच्चा होता नहीं है। इस पूरे प्ले में टोटल 5 एक्ट्स हैं और 9 सीन हैं। एक्ट 1 से लेकर के एक्ट 4 तक हर एक एक्ट में 2-2 सीन है तो 8 सीन्स हो गए और एक्ट 5 में सिर्फ एक ही सीन है, सो एक 9 सीन्स है टोटल। नाउ दिस इज एक्ट 1 एंड सीन 1। प्ले इस तरह से शुरू होता है कि थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी होने वाली है 4 दिन बाद। मे बी मैं थीसियस या हिप्पोलिटा के प्रोनाउंसिएशन में कहीं गलती कर रही हूँ, सो पार्डन मी फॉर दैट। तो 4 दिन बाद उनकी शादी होने वाली है। थीसियस बहुत अनहैप्पी है कि उसे कितना इंतज़ार करना पड़ेगा हिप्पोलिटा को अपने पास लाने के लिए, और वहीं हिप्पोलिटा ये सोचती है कि एक सपने की तरह ये 4 दिन भी पार हो जाएंगे। और तभी थीसियस के पास ईगियस आता है। ईगियस जो हर्मिया का फादर है, वो अपनी बेटी का ये कंप्लेन लेकर के आता है कि मेरी बेटी उस लड़के से शादी नहीं कर रही जो मैं उसके लिए लाया हूँ, डिमेट्रियस का रिश्ता लाया है। वो चाहता है कि हर्मिया और डिमेट्रियस की शादी हो जाए, लेकिन वहीं पर लिजेंडर और हर्मिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी बात पर ईगियस बहुत गुस्सा है और राजा जो है थीसियस उसके सामने एथेंस के पुराने लॉ को सामने रखता है जिसमें ये कहता है कि अगर एक लड़की अपने पिता के द्वारा चुने गए लड़के से शादी नहीं करती है तो उसे मौत की भी सज़ा मिल सकती है। वहीं पर थीसियस हर्मिया को एक दूसरा चॉइस देता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें नहीं शादी करनी अपने फादर के चॉइस यानी डिमेट्रियस से, तुम एक दूसरा ऑप्शन चूज कर सकती हो कि तुम जिंदगी में कभी भी शादी न करो और जिंदगी भर एक नन बनकर रह जाओ, गॉडेस डायना की पूजा करो, उनके सर्विस में खुद को सरेंडर कर दो। और साथ साथ थीसियस उससे वार्न भी करता है कि ठीक है, तुम्हारा फाइनल डिसीजन मेरी शादी के बाद किया जाएगा, तब तक तुम सोच लो तुमको क्या करना है, लेकिन हाँ इस बीच अपने पापा के खिलाफ जाने की कोशिश मत करना, नहीं तुम्हें सज़ा तो मिलेगी ही, सज़ा में तुम्हें ज़िंदगी भर की कैद भी मिल सकती है या फिर तुम्हें मार दिया भी जा सकता है।
लेकिन लिजेंडर और हर्मिया तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए वो प्लान करते हैं कि वो रात में थीशियस के राज्य से थोड़ा दूर चले जाएंगे, जंगलों में भाग जाएंगे, वहाँ से वो लिजेंडर के आंट के घर चले जाएंगे। ये बात हर्मिया किसी से शेयर नहीं करती, सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड हेलेना को बताती है। वहीं पर हेलेना हमेशा से चाहती है डिमेट्रियस से शादी करना और डिमेट्रियस उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। यहीं पे हर्मिया गलती कर देती है थोड़ा सा। वो अपने बेस्ट फ्रेंड पे बहुत ट्रस्ट करती है, पर हेलेना के मन में डिमेट्रियस रहता है। वो डिमेट्रियस को बहुत पसंद करती है और वो किसी भी तरह चाहती है हेलेना कि डिमेट्रियस उससे खुश हो जाए, और इसलिए वो सारी बातें जाकर डिमेट्रियस को भी बता देती है। और डिमेट्रियस का देखिए, वो हेलेना को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो एक्चुअली हर्मिया को ही पसंद करता है। इनफैक्ट डिमेट्रियस तो हेलेना के साथ ब्रेकअप कर लिया होता है। तो जब हेलेना डिमेट्रियस को प्लान्स बताती है इस उम्मीद से कि डिमेट्रियस उसको प्यार करने लगेगा, तो डिमेट्रियस उसको तो प्यार नहीं करता, बल्कि हर्मिया के खोज में वो उनको फॉलो करने लगता है, लिजेंडर को और हर्मिया को। एक्ट 1 सीन 2 में ये दिखाया जाता है उन मैकेनिकल्स को, उन 6 लोगों को जो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्ले वो थीशियस और हिप्पोलिटा के शादी में करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पिरामस एंड थिस्बे, उसमें कौन सा आदमी कौन रोल प्ले करेगा। और वो लोग ये पिरामस और थिस्बे का प्ले करेंगे, ये टॉम स्नाउट और स्नग डिसाइड करता है। बॉटम बहुत इंथुजियास्टिक है अपने रोल को लेकर के, वो बहुत जोश में है इस ड्रामा को लेकर के, और दूसरों को डोमिनेट करने के लिए, दिखावा करने के लिए वो कहता है कि मैं एक साथ पिरामस का, थिस्बे का, लायन का, सबका रोल प्ले कर सकता हूँ। और तभी क्वींस उसको बोलता है कि नहीं नहीं, तुम सिर्फ पिरामस का ही रोल प्ले करो। फिर बॉटम बोलता है कि मैं तो एक टायरेंट का, एक अत्याचारी का भी रोल बहुत अच्छा से प्ले कर सकता हूँ। और फिर वो अर्कल्स की कुछ लाइन बोलने लगता है। अर्कल्स बेसिकली एक ग्रीक हीरो रहता है रोमन माइथोलॉजी में। और फिर क्वींस बॉटम को कहता है नो, और जो तुम लायन का रोल प्ले करोगे तुम इतने टेरिबल लगोगे, इतने भयानक दिखोगे कि जो महारानी है हमारी डचेस और जो और भी लेडीज़ है वो सब डर जाएंगी बहुत, और जो वहाँ के ड्यूक होंगे हमारे थिशियस और जो लॉर्ड्स होंगे यानी जो नोबल मैन होंगे वो हम सारे प्लेयर्स को लटका देंगे, मतलब फांसी पे चढ़वा देंगे। और तभी स्नग कहता है कि मुझे लायन का पार्ट दे दो क्योंकि मैं बहुत जल्दी कोई चीज़ सीख नहीं पाता। क्वींस उसको एश्योर करता है कि लायन का रोल कुछ खास है नहीं, सिर्फ गुर्राने का रोल है, तो तुम चिंता नहीं करो। और फिर क्वींस जो सबको रोल अलॉट कर रहा था वो ये मीटिंग को एंड करता है और अपने एक्टर्स को कहता है कि अब हम राजा के ओक पे मिलेंगे ना। ओक का यहाँ पर बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा सा ओक ट्री रहा हो जिसके नीचे में ये लोग रिहर्सल की प्रैक्टिस करने का प्लान किए हों, या फिर ओक से मतलब हो सकता है ओक के जंगल। नाउ हियर स्टार्ट्स एक्ट 2 सीन 1। एक पैरेलल प्लॉट है जो बहुत सारे सब प्लॉट्स थे, उसमें से एक मैंने आपको बताया था फेरीज वाला। तो उसमें जितनी भी फेरीज हैं वो उस जंगल के किनारे आ गई हैं जो जंगल एथेंस शहर के किनारे था। तो जंगल में ओबेरॉन जो कि फेरीज का राजा है वो अपनी वाइफ टिटैनिया के साथ है और उनके कुछ सर्वेंट्स भी हैं, स्पेशली ओबेरॉन का वो सर्वेंट पक जो सब कुछ गड़बड़ कर देता है। टिटैनिया ओबेरॉन को कहती है कि मेरी ये प्लानिंग है कि हम तब तक इस जंगल में रहेंगे जब तक हम किंग थेशियस और हिप्पोलिटा की वेडिंग न देख लें, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। दिखाया जाता है कि ओबेरॉन और टिटैनिया के बीच एक झगड़ा है क्योंकि टिटैनिया अपने इंडियन चेंजलिंग को ओबेरॉन को नहीं देना चाहती है। एक्चुअली चेंजलिंग क्या होते हैं? चेंजलिंग वो बच्चे होते हैं जिन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है फेरीज के द्वारा, मतलब उनके जगह पर फेरीज कोई दूसरा बच्चा या कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट इस तरह की चीज़ रख देती हैं और उन बच्चों को उठा लेती हैं। तो टिटैनिया इस इंडियन चेंजलिंग को नहीं देना चाहती है ओबेरॉन को, क्योंकि वो कहती है कि ये जो बच्चा है वो मेरे वर्शिपर का बच्चा है और इसलिए मैं इस बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगी। और ओबेरॉन क्यों मांगता है इस बच्चे को? ताकि इस बच्चे को वो अपना हंचमैन बना सके। और जब टिटैनिया देने से मना करती है तब वो सोचता है कि नहीं, मैं टिटैनिया को पनिश करूँगा। और तब वो अपना जो सबसे शरारती, सबसे बदमाश जो उसका सर्वेंट होता है पक, उसको बुलाता है और बोलता है कि सुनो, तो मुझे वो मैजिकल जूस बनाने में मदद करो। वो मैजिकल जूस जिस फ्लावर से बनता है उस फ्लावर को कहा जाता है लव इन आइडलनेस। आइडलनेस कहते हैं आलस्य को। तो जो मैजिकल जूस है, जब क्यूपिड का एरो उसको टच करता है तब वो मैजिकल जूस वाइट से पर्पल हो जाता है। तो क्यूपिड यूजुअली लव गॉड को कहते हैं। और जब ये जूस वाइट से पर्पल हो जाता है तब इसमें क्या पावर आ जाता है कि अगर सोए हुए आदमी की आई लिड पर
आईलिड मतलब आँख का जो ऊपर का पोर्शन है उसके ऊपर अगर लगा दिया जाए तो वो आदमी होश आने पर जिस चीज़ को भी पहली बार देखेगा, परसीव करेगा, उसको उस चीज़ से प्यार हो जाएगा। और ऑफ कोर्स वो चीज़ लिविंग होना चाहिए। तो ओबेरॉन वो जूस, वो प्रिपरेशन बनवाता है अपने नौकर से और वो कहता है कि ये प्रिपरेशन तुम टिटानिया की आँख पे लगवा देना। ओबेरॉन की प्लानिंग होती है कि उसके बाद वो क्या करेगा, एक जंगली जानवर को सामने से ले जाएगा और टिटानिया जब उसको देखेगी तो उसको उस जंगली जानवर से प्यार हो जाएगा और उसके बाद फिर वो टिटानिया का मजाक उड़ाएगा। इसी तरह उसको शेम करते करते वो उसका इंडियन जो बच्चा है उसको ले लेगा। और तभी उस सीन में हेलेना और डिमेट्रियस एंटर करते हैं, जहाँ हेलेना बार बार डिमेट्रियस से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हें हर्मिया से ज़्यादा प्यार करूँगी, और बार बार अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाती है, डिमेट्रियस के तरफ एडवांसमेंट्स करती है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से हेलेना को इंसल्ट करता है। और जब ये सब ओबेरॉन देखता है तो वो पक से कहता है कि उस फूल का जो मैजिकल जूस है वो इस अथेनियन मैन के आईलिड पे लगा दो। नाउ इट्स एक्ट 2 सीन 2। जैसे ही टिटानिया सोती है, अपने फेरीज जो है उनकी वो उनको सुला देती हैं, उसके बाद ओबेरॉन चुपचाप आता है उस फ्लावर का जूस लेकर के और उसके आईलिड पर लगा देता है। बाद में चलकर जंगल के उसी कोने में लिजेंडर और हर्मिया आते हैं और वो बहुत थक चुके होते क्योंकि वो एथेंस से भागे भागे जंगल आए थे। और लिजेंडर उससे कहता है कि चलो हम साथ में सो जाते हैं और हर्मिया इस बात से मना कर देती है। फिर वो दोनों अपना अपना कोना लेकर सो जाते हैं। और ओबेरॉन तो एक्चुअली डिमेट्रियस के आंखों पर लगाने के लिए बोला था ताकि जब डिमेट्रियस उठे और हेलेना को देखे तो उससे प्यार हो जाए, लेकिन पक ये समझ नहीं पाता और डिमेट्रियस को वो कंफ्यूज कर जाता है लिजेंडर से, और वो लिजेंडर की आंखों के ऊपर वो मैजिकल पोशन लगा देता है। और उधर से हेलेना गुजर रही होती है और वो ये चेक करने के लिए कि लिजेंडर वहाँ पड़ा है, वो जिंदा है या मर गया, वो उसे हिलाती है। तो उस मैजिकल पोशन लगाने के बाद लिजेंडर जो सबसे पहली लिविंग थिंग परसीव करता है दैट इज़ हेलेना, उसको देखते ही उससे प्यार हो जाता है और हेलेना को लगता है कि लिजेंडर उसका मजाक बना रहा है और इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे पीछे लिजेंडर भी चला जाता है। इधर हर्मिया जो अकेले अब सोई हुई है, उसे सपना आता है कि एक सांप ने उसके दिल को खा लिया है और वो घबरा के उठती है। और जब उठती तो देखती कि लिजेंडर वहाँ है ही नहीं। फिर वो जंगल में चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड से ढूंढने के लिए। नाउ इट्स एक्ट 3 सीन 1। और ये सब कुछ जंगल ही में हो रहा होता है। तभी इधर क्विंस भी अपने और 5 लेबरर्स के साथ जो उसके साथ वहाँ पर रिहर्सल करने आते हैं पिरामस और थिस्बे के प्ले का। पक उन्हें देखकर रूड मैकेनिकल्स कहता है। तो बेसिकली वो 6 लोग कहाँ आते हैं, तो वो उसी जगह के आसपास आ जाते हैं जहाँ पे टिटानिया सोई हुई है, जिस पेड़ के नीचे। और इधर क्विंस जो है वो सारे प्लेयर्स को रिहर्स करवाता है, प्ले सबको डायरेक्ट करता है। पक वहाँ पे बॉटम को देखता है और उसे एस कह के बुलाता है और फिर मैजिकली उसका सर एक डंकी के जैसा, मतलब एक गधे के जैसा कर देता है। और जब ऐसे गधे वाला सर लेकर, मैंने लिटरली गधा का सर डाल देता जैसे कोई जानवर का सर हो, वो लेकर के बॉटम आता है वापस रिहर्स करने। तो बाकी के जो 5 लोग रहते जो उसके साथ रिहर्सल कर रहे होते सब डर के वहाँ से चिल्लाकर भाग जाते हैं और उनको लगता है जैसे वहाँ पर कोई भूत आ गया है, वो हॉन्टेड प्लेस हो गया है। और बॉटम को तो ये सब पता ही नहीं कि उसका सर जो है वो गधे का सर में कन्वर्ट हो गया है। तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो सोचता है कि मैं यहीं बैठकर अपने फ्रेंड्स का वेट करूँगा। और बॉटम गाना गाने लगता है। उस गाने की आवाज़ से टिटानिया जो बगल के शायद किसी पेड़ के नीचे आराम कर रही थी वो उठ जाती है। द लिविंग थिंग जिसको वो फील करती, जिसकी आवाज़ उसके कान में जाती, दैट इज़ ऑफ बॉटम। और इसीलिए वो उससे प्यार करने लगती क्योंकि उसके भी आँख के ऊपर वो मैजिकल पोशन लगा था। अगर इसको कुछ गलत भाषा में कहा जाए तो टिटानिया उठती है और एक गधे के प्यार में पड़ जाती है। और उसके बाद बॉटम, जिसका कोई उतना केयर कभी करता ही नहीं था, कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता था, उसको टिटानिया अपने फेरीज के थ्रू, अपने और भी परियों के थ्रू पूरा एकदम उसके केयर में बिछा देती हैं लोगों को और ख़ुद भी उसका बहुत केयर करती हैं। और इसी बीच जब टिटानिया बॉटम का ख्याल रखने में व्यस्त रहती हैं, उस पर अपने भक्ति भाव लुटा रही होती हैं, ओबेरॉन उस लड़के को उठा लेता है। नाउ इट्स एक्ट 3 सीन 2। ओबेरॉन देखता है कि फिर से डिमेट्रियस जो है वो हर्मिया को ही फॉलो कर रहा है, वो हेलेना की तरफ अट्रैक्टेड नहीं हुआ। और तब ओबेरॉन समझ जाता है कि पक ने क्या गलती कर दी है।
और फिर उसे बोलता है कि पक अब तुम जाओ और हेलेना को लेकर के आओ, इधर मैं डिमिट्रियस के आँखों के ऊपर वो पोशन लगा देता हूँ। डिमिट्रियस उठता है तो उसके कानों में आवाज़ पड़ती है कि हेलेना और लेजेंडर किसी बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं। अब क्या है कि दोनों आदमी, चाहे वो लेजेंडर हो चाहे वो डिमिट्रियस हो, दोनों उस जादू के असर में हेलेना से ही प्यार कर बैठे हैं। और हेलेना को ऐसा लगता है कि दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी उससे सही में प्यार नहीं करता है। इधर हर्मिया जब लिजेंडर को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती तो उससे पूछती है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे और क्यों। तो लिजेंडर उससे बोलता है कि मैं तो तुमसे कभी प्यार ही नहीं करता था, मैं तो हेलेना से प्यार करता हूँ। इधर इन चारों के बीच एक जैसे जंग छिड़ जाता है। हेलेना को ऐसा लगता है कि हर्मिया भी उन दोनों लड़कों के साथ मिलकर उसका मजाक बना रही हैं, और इधर हर्मिया हेलेना पे चार्ज करती, उसको मारने के लिए चली जाती है कि तुमने मुझसे मेरा सच्चा प्यार कैसे छीन लिया। और ये सब देखकर ओबेरॉन बहुत टेंस्ड हो जाता है और ये सबको सॉल्व करने के लिए वो पक से बोलता है कि अब मैं एक और मैजिकल पोशन बनाऊंगा, जिससे ये सब लोग जब सो जाएंगे और अगले दिन सुबह उठेंगे तो उन्हें लगेगा कि सब कुछ एक सपना जैसा था और उन्हें कुछ भी ठीक से याद नहीं रहेगा। एक्चुअली वो उस मैजिकल पोशन का एंटीडोट रहता है, मतलब जो मैजिकल पोशन उन लोगों के आंखों पे लगाया गया था उसके असर को काटने वाला है एक और मैजिकल पोशन रहता है। और फिर लिजेंडर और डिमेट्रियस जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पक अलग अलग जगह से उनकी आवाज़ों की मिमिक्री करता है। तो उन आवाज़ों को फॉलो करते हुए वो सब अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। इनफैक्ट चारों, लेजेंडर, डिमेट्रियस, हेलेना और हर्मिया, चारों अलग अलग डायरेक्शंस में सोकर अलग अलग जैसे पेड़ के नीचे सोते हैं, कोई भी किसी के पास नहीं होता रात में। और एक बार जब ये लोग सो जाते हैं तो पक उस एंटीडोट को लाकर लेजेंडर के ऊपर लगा देता है, और जब ओबेरॉन जो चाहता था वो हो जाता है तो टिटैनिया को जिस स्पेल में, जिस जादुई शक्ति के कैद में डाले हुए था, वो हटा देता है और पक को ऑर्डर देता है कि तुम बॉटम के सर से उस गधे का सर हटा दो। फिर वो जो फेरीज रहती हैं वो स्टेज पर से हट जाती हैं और अगले दिन सुबह का सीन है, और थीशियस और हिप्पोलिटा जिनकी शादी होने वाली है वो लोग वहाँ आते हैं सुबह के हंट के लिए, शिकार के लिए। और जब वो वहाँ आते हैं तो थीशियस ये देखता है कि वो चारों लवर्स जो एथेंस से भागे थे वो वहाँ पर पड़े हैं। अब क्या है कि डिमेट्रियस जो है वो हर्मिया से प्यार नहीं करता, वो हेलेना से प्यार करता है, और लिजेंडर और हर्मिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो हर्मिया के फादर यानी इग्गियस का जो ऑर्डर था, जो डिमांड था, उसको ओवर रूल करके थीशियस ये बोलता है कि अब एक ग्रुप वेडिंग होगी। फिर ये सब खुशी खुशी एथेंस चले जाते हैं, ये सोच कर कि रात का जो भी बात इनके दिमाग में आ रहा है वो सब एक सपने के अंदर हुआ होगा। नाउ इट्स एक्ट 4 सीन 2। जब बाकी लोग स्टेज से चले जाते हैं तब बॉटम उठता है और वो भी ये रियलाइज़ करता है कि शायद जो कुछ भी कल इसके साथ हुआ वो सब एक सपना रहा होगा। इधर क्वींस के घर पे सारे जो एक्टर्स हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं ड्रामा का, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि बॉटम तो कहीं गायब हो गया है। और क्वींस रोने लगता है ये सोचकर कि जो लीड कैरेक्टर है, दैट इज़ द रोल ऑफ पायरामस, वो तो बॉटम को ही करना है और बॉटम ही नहीं मिल रहा, तो अब कैसे होगा। तभी बॉटम लौट कर आता है और फिर एक्टर्स तैयार हो जाते हैं पायरामस और थिस्बे के पूरे स्टोरी को स्टेज में डालने के लिए। नाउ इट्स द फाइनल एक्ट, दैट इज़ एक्ट 5, और इसमें एक ही सीन है। थिशियस, हिप्पोलिटा और जो वो लवर्स थे यानी डिमेट्रियस और हेलेना एंड लिजेंडर एंड हर्मिया, ये चारों लोग भी बैठे हैं किंग और क्वीन के साथ और देख रहे हैं कैसे 6 वर्कमैन पायरामस और थिस्बे की स्टोरी को स्टेज पे डाल रहे हैं। एक्चुअली वो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स तो थे नहीं, वो तो अनस्किल्ड आर्टिस्ट थे इस फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में, और इस वजह से वो जो एक सीरियस प्ले दिखाना चाह रहे थे वो एक कॉमेडी में टर्न कर जाता है। लोग हंसते हैं उनकी एक्टिंग को देख कर के, एज इफ़ वो कॉमेडी के लिए ही बना था, और उसे देखकर हंसकर सब लोग सोने चले जाते हैं। उसके बाद ओबेरॉन, टिटैनिया और उसका गुलाम पक और बाकी सारे फेरीज भी स्टेज पे एंटर करते हैं, और जो लोग भी घर पे थे, चाहे वो लवर्स हो, चाहे वो थेशियस हो, हिप्पोलिटा हो, सबको आशीर्वाद देते हैं कि घर में सुख समृद्धि आए। जब सारे कैरेक्टर स्टेज छोड़ देते हैं तब पक जैसे वापस आता है और कहता है कि ऑडियंस, आप सब लोगों ने जो कुछ भी देखा, कहीं ये सिर्फ एक सपना तो नहीं था। नाउ जो थीम्स डिस्कस हुए हैं उस प्ले में, उसे हम शॉर्ट में समझ लेते हैं।
सबसे पहला है लव्स डिफ़िकल्टी, माने प्यार में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, चाहे वो हर्मिया लिजेंडर का प्यार हो या फिर प्ले के अंदर जो प्ले हो रहा था पिरामस और थिस्बे, उनके लव स्टोरी में क्या डिफ़िकल्टी आती है। इस तरह करके और भी बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड डिस्कस हुई हैं इस प्ले में। उसके बाद मैजिक, तो ऑफकोर्स वो फेरीज़ की दुनिया जहाँ पर एंटर करती है जंगल में, वहाँ से मैजिक शुरू होता है। जो मैजिक पोशंस लगाए जाते हैं आईलिड्स में, वो सब कुछ एक मैजिकल एलिमेंट, एक सुपरनैचुरल एलिमेंट डालता है इस प्ले में। नेक्स्ट द ड्रीम्स, तो ड्रीम्स के भी पावर को दिखाया गया कि किस तरह सपने में कोई चीज़ जो होती है वो हमें लगता है कि सही लाइफ से रिलेटेड है। जैसे हर्मिया को सपने में आता है कि उसका दिल एक सांप खा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी थोड़ी सच भी होती है, क्योंकि जिससे वो प्यार करती है लिजेंडर, वो उस मैजिकल पोशन की वजह से हर्मिया के चक्कर में पड़ जाता है। ओबेरॉन भी कहता है कि जब ये लोग सुबह उठेंगे तो इन्हें लगेगा कि रात में जो कुछ भी हुआ वो सब एक सपना था। स्टोरी का नाम भी है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इनफैक्ट एंड में आकर पक भी स्टेज पे ऑडियंस से कहता है, कहीं आपने जो कुछ भी देखा वो एक सपना तो नहीं। सो देयर इज अ ग्रेट फोकस ऑन ड्रीम्स। इट इज जेलेसी। ना जेलेसी दो सिचुएशंस में बहुत ही स्ट्रांगली दिखी है, और जैसे हर्मिया हेलेना की दोस्त होती है, लेकिन उसे जेलेसी इस बात से होती है कि वो जिस डिमेट्रियस से प्यार कर रहा होता है वो डिमेट्रियस हर्मिया से प्यार कर रहा होता है, मतलब एक लव ट्रायंगल जैसा कुछ बना होता है। उसके बाद जब हर्मिया को होश आता है और वो देखती है कि लिजेंडर जो है वो हेलेना के पीछे पीछे घूम रहा है, तब उसे भी जेलसी होता है और वो उस गुस्से में हेलेना को मारने ही चली जाती है। देन इज मिस्चिफ, और ये मिस्चिफ ज़्यादातर पक के द्वारा होता है, जो वो गलत आदमी के आंखों पे वो पोशन लगा देता है। फिर वो जो 4 लवर्स थे, अथेनियंस थे, उन सब के बीच बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। द लास्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्ले में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है, इनफैक्ट इमोशंस अपोजिट भी हुए हैं। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि जो बॉटम है वो इंसान से उसके ऊपर एक गधे का सर आ जाता है। फिर शुरू से जिस टैनिया और ओबेरॉन को झगड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो लास्ट में मिल जाते हैं, प्यार से रहने लगते हैं। सो गाइज, होप आपको ये पूरा प्ले अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर आपको कोई डाउट्स है फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा QR कोड यहाँ पर मेंशन्ड है, आप उस पर जाकर अपना डिजायर्ड अमाउंट सेंड कर सकते हैं। So in the next video with a new topic, till then keep smiling, have wonderful days. Thanks a lot.